बबुआ डे से पैटर्न्स कोर्स में आप सभी का स्वागत है। आज डे 76 ऑफ 90 इस कोर्स का। आज हम लोग दो सवाल सॉल्व करेंगे बाइनरी सर्च पैटर्न के अराउंड। एक प्रॉब्लम है रैंडम पिक विथ वेट, बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। ये थोड़ा सा मीडियम से हार्ड लेवल का प्रॉब्लम है। इसमें अप्रोच जो है पूरी स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं आती और लॉजिक और ये प्रॉब्लम बड़ा प्यारा है, तो इसको जरूर से सॉल्व करेंगे। एक प्रॉब्लम ने रिसेंटली सॉल्व किया था के वीकस्ट रोज इन मैट्रिक्स। इसमें एक अप्रोच जो हम लोगों ने नई डिस्कस करी थी वो हीप के अराउंड, तो उससे इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व करेंगे। तो वीडियो के शुरू होने में स्टार जरूर कमेंट कर देना जब सारी चीज आप समझ ले, टाइम स्पेस को अपनी समझ ले, ड्राई रन कर ले, तो एंड में डन जरूर मार्क कर देना। चलिए मिलते हैं इन प्रॉब्लम को लगाते हुए। तो चलिए आज का पहला सवाल शुरू करते हैं। ये प्रॉब्लम का नाम है द के वीकेस्ट रोज इन अ मैट्रिक्स, प्रॉब्लम नंबर 1337 ऑन लीड कोड। ठीक है ना। तो ये एक इजी लेवल का प्रॉब्लम है और इसको हम लोगों ने ऑलरेडी सॉल्व कर दिया था। इसमें हम लोगों ने दो अप्रोच देखी थी। एक हमने देखा था कि जो सोल्जर्स का काउंट है, जो बेसिकली हम लोग कैसे कर रहे थे, लीनियर वे में कर रहे थे, और फिर उसके बाद हम लोगों ने उसको बाइनरी सर्च वे में कर दिया था। ठीक है, तो मेक श्योर करिएगा कि लास्ट वाली जो वीडियो हमने डाली थी डे 74 की या 75 की जो भी है, उसमें ये सवाल के जो दो अप्रोच हमने डिस्कस किए थे वो आप लोग को अच्छे से आते हो। इसमें बस हमें एक और अप्रोच डिस्कस करनी थी जो हम आपके साथ करना चाहते थे, जो कि और थोड़ा सा और एफिशिएंट है। ठीक है ना। तो यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, यहाँ पे बेसिकली हमें के वीकेस्ट रोज चाहिए। ठीक है, के वीकेस्ट रोज। वीकेस्ट रोज मतलब ऐसा सोच सकते हो कि स्मॉलेस्ट वैसा वाला वर्ड आ रहा है, के स्मॉलेस्ट या फिर वैसा कुछ, है ना। और हमें बताया कि जब भी के स्मॉलेस्ट ऐसा कुछ हमें चाहिए होता है तो हम लोग क्या यूज कर सकते हैं। हम लोगों ने बहुत सारा हीप का बहुत सारा सवाल सॉल्व कर लिया है, तो यहाँ पे हम लोग बेसिकली एक मैक्स हीप यूज कर सकते हैं। ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, इस प्रॉब्लम को बेसिकली एक बार पूरा ड्राई रन करके देखते हैं और इसको फिर मैक्स हीप से कैसे सॉल्व किया जाएगा उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो आ जाते हैं अपने ड्राइंग बोर्ड में और वहां पे इसको थोड़ा सा सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। तो हम लोगों ने बहुत सारी चीज डिस्कस करी थी, लॉगरिथम, ये सारी चीजें भी डिस्कस करी थी। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा अपना मैक्स हीप का यूज करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और देखते हैं कि थोड़ा सा टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में थोड़ा सा इजाफा हो रहा है, कुछ फायदा हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग को क्या पता है, देखिए हम लोगों ने इससे पहले ना सबसे पहले एक स्ट्रक्चर बिल्ड किया था। ठीक है, यहाँ पे, और ये जो था ये बेसिकली हमारा क्या था, ये हमारा ये इसमें दो सोल्जर्स आ गए हैं, है ना। तो ये दो सोल्जर्स हमने बनाए थे और इसका इंडेक्स क्या है, 0 है। ठीक है, फिर हमने ये देखा था तो इसमें बेसिकली 4 सोल्जर्स है और इसका इंडेक्स है 1। फिर यहाँ पे देखा था कि एक सोल्जर है और बेसिकली इंडेक्स क्या है, 2। यहाँ पे देखा था ये 2 सोल्जर्स है और यहाँ पे इंडेक्स क्या है, 3। और यहाँ पे क्या है, 1 2 3 4 5 सोल्जर्स है और इंडेक्स है हमारा 4। ठीक है, और हमने क्या किया था, हमने इसको बिल्ड करने में कितना टाइम लिया था, इसको बिल्ड करने में हम लोगों ने n log m लिया था, है ना। n क्योंकि बेसिकली हर रो में हम लोग जाएंगे, हर रो में हम लोग बाइनरी सर्च कर रहे थे। तो बेसिकली बाइनरी सर्च अगर मान लीजिए रो का साइज में m कॉलम्स है ना, तो अगर m कॉलम्स है तो बाइनरी सर्च करने में log m लगेगा। तो n log m में हमारा ये स्ट्रक्चर बन जा रहा था। ठीक है, अब हमें बोला गया था कि भाई हमें चाहिए के वीकेस्ट रोज, के वीकेस्ट रोज। ठीक है, तो वीकेस्ट या स्मॉलेस्ट की जब भी बात आती है तो आपने पैटर्न तो बहुत अच्छे समझ लिया है कि क्या यूज करते हैं, यहाँ पे मैक्स हीप हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये हमें पता है कि मैक्स हीप यूज कर सकते हैं। तो एक बार इसको चला के देखते हैं कि मैक्स हीप से हमें एक्चुअली कुछ फायदा हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। एक्चुअली हमने क्या किया था, ये n log m करने के बाद फिर हमने क्या किया था, इस डेटा स्ट्रक्चर, ये जो हमारे पास बना था ना n साइज का ये डेटा स्ट्रक्चर, इसको हम लोगों ने पूरा सॉर्ट किया था। ठीक है, तो हमारा n log n प्लस n log m प्लस n log n हमारा हो गया था, विच बेसिकली इज नथिंग बट n इंटू लॉग ऑफ m इंटू n। ये हमारा हो गया था टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, तो अब हम लोग सोचते हैं कि भाई ये जो मेरे पास डेटा स्ट्रक्चर बना है ना, इसको अगर मैं हीप का यूज करता तो मेरे को क्या फायदा होता, क्या उसके बारे में थोड़ा सा सोचते हैं। ठीक है, तो इसको यहाँ पे एक बार नीचे ले आते हैं, फिर यहाँ पे अपना एक मैक्स हीप बिल्ड करते हैं। ठीक है, हमें क्या चाहिए, हमें के वीकेस्ट रोज चाहिए। इस केस में मान लो के जो है हमें 3 दे रखा था। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको एक एक करके लेते हैं। तो पहला एलिमेंट तो ये हमें 2 0 ही दे रखा है, तो इसको बस सीधा सीधा हीप में डाल दो, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है ना। उसके बाद हम लोगों ने ये देखा कि 4 1 आया, 4 1 को भी हम लोग हीप में एक बार डाल देते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास ये 1 2 आया, 1 2 को भी हम लोग डाल देते हैं। ठीक है, एक बार के वीकेस्ट रोज के बारे में याद करो। के वीकेस्ट रोज का मतलब क्या था, इसका मतलब ये था कि भाई सबसे पहले हम लोग सोल्जर्स के काउंट से सॉर्ट कर दिए थे उसको, सोल्जर्स के काउंट के हिसाब से हम लोगों ने उसको सॉर्ट कर दिया था। लेकिन अगर सोल्जर्स का काउंट बेसिकली बराबर है कोई 2 इंडेक्सेस के लिए, तो उसको हम लोगों ने सॉर्ट कर दिया था किस बेसिस पे, इंडेक्सेस के बेसिस पे सॉर्ट कर दिया था, इंडेक्सेस के बेसिस पे सॉर्ट कर दिया था। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इस डेटा स्ट्रक्चर को सॉर्ट किया था। अब इसको हम लोग सीधा यूज करके मैक्स हीप का यूज करके के वीकेस्ट रोज निकालने का कोशिश करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या आया, आपके पास एक 2 3 करके आया है ना, 2 3 करके आया है, 2 सोल्जर्स और इंडेक्स क्या है, 3 है। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये हमारा मैक्स हीप था। ठीक है, मैक्स हीप था, है ना, और हमें के वीकेस्ट रोज चाहिए, के स्मॉलेस्ट टाइप का कुछ चाहिए, है ना। तो यहाँ पे जो हमारे पास आया है, ये 2 सोल्जर्स हैं,
राइट। और अगर इन 4 एलिमेंट की बात करें तो इसमें से हमको जो सबसे बड़ा वाला है उसको हटा देना चाहिए, है ना, यही तो करते हैं, तभी तो मैक्स हीप यूज करते हैं स्मॉलेस्ट के लिए और मिनी हीप यूज करते हैं के लार्जेस्ट के लिए, ठीक है। तो यहां पे हम देखेंगे कि भाई इसमें सबसे बड़ा जो एलिमेंट है ना वो ये है, सोल्जर्स के हिसाब से इसमें 4 सोल्जर्स है और इसमें क्या है 2 सोल्जर्स है, ठीक है। तो हम लोग कह देंगे भाई कि ये वाला जो है ना इसका जगह बनता है यहाँ पे, तो इसको हम लोग जो है थोड़ा सा हटा देंगे और इसको जो है वापस से डाल देंगे, तो 2/3 जो है हमने डाल दिया, ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्या आएगा, इसके बाद हमारे पास ये 5 4 आएगा, ठीक है। तो 5 4 हम लोग रखते हैं यहाँ पे, 5 और 4। अब यहाँ पे 5 4 आया, हमने देखा कि यहाँ पे जो सबसे बड़ा चीज क्या है, सबसे बड़ा इसके हिसाब से 2 0 नहीं 2 3 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ सोल्जर्स सेम है इन दोनों के लिए, तो ये दोनों बड़े हैं, लेकिन उनके हिसाब से फिर इंडेक्स किसका सबसे बड़ा है उसको हमको एलिमिनेट करना चाहिए, अगर करना होता तो। इस केस में तो ये 5 4 था, तो हाँ भाई ये एलिमिनेट नहीं कर पाएगा, लेकिन मान लीजिए कि यहां पे बेसिकली 1 4 होता है ना, 1 4 होता है, ठीक है, एक ही सोल्जर आगे बैठा हुआ है। तो 1 4 के हिसाब से आप सोचते हैं कि हाँ यार इसमें सबसे बड़ा क्या है, इसमें ये 2 सोल्जर ये 2 सोल्जर दोनों बराबर है, लेकिन हमें मैक्स हीप में से सबसे मैक्स वाला एलिमेंट डिलीट करना है। तो इन दोनों में मैक्स कौन होगा, वो होगा जिसका इंडेक्स ज्यादा बड़ा है ना, क्योंकि उसको एलिमिनेट होना चाहिए था। तो हम लोग यहाँ 1 4 पे देखेंगे, हाँ ठीक है भाई ये जो है इस एलिमेंट को हमें एलिमिनेट कर सकते हैं, इसको हम हटा देंगे और ये 1 4 को वापस से अंदर डाल देंगे, ठीक है। अब मैक्स हीप आपका क्या बन गया, एक बार उसको लिख लेते हैं। तो बेसिकली 2 0 फिर 1 विथ 4 और एक आपका क्या है, एक बेसिकली 1 विथ 2, ठीक है, 1 विथ 2, है ना। अब मैक्स हीप से हम लोग एलिमेंट डिलीट करेंगे, है ना, तो ये निकालेंगे बाहर, तो हमारे पास आ गया 2 विथ 0, तो एक इंडेक्स आ गया हमारे पास 0, ठीक है। फिर हम लोग निकालेंगे किसको, हम लोग निकालेंगे तो फिर ये 1 1 दोनों सेम है, तो मैक्स हीप में से हम लोग को इसको निकालना चाहिए जिसका इंडेक्स बड़ा है, उसको पहले एलिमिनेट करना चाहिए। तो हम लोग इसको निकाल देंगे, तो ये हो जाएगा 1 4, इसका इंडेक्स मिल गया हमें 4। फिर हम लोग इसको निकालेंगे 1 2 को, है ना, तो हमारा 1 2 बाहर आ गया, ठीक है, इसका इंडेक्स क्या है 2 है ना। लेकिन हमें यह भी कहा गया था कि जो आपका आंसर आना चाहिए वो बेसिकली के वीकेस्ट के ऑर्डर में आना चाहिए, सबसे वीक से लेके स्ट्रॉन्गेस्ट। तो हीप में से जो आप एलिमिनेट करिएगा पहले वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रो होगा एक्चुअली। तो बस इसको बस है ना क्या करना, आंसर में अगर आपने ऐसे 0 4 और 2 किया था तो इसको बेसिकली रिवर्स कर दीजिएगा, तो आपका हो जाएगा 2 4 और 0, है ना। तो इस केस में आपका आंसर आ जाएगा 2 4 0, ठीक है। तो बस ये थोड़ी सी चीजें ध्यान रखनी थी और ये बहुत नीट अप्रोच था, और हीप के बारे में लोगों ने ऑलरेडी काफी चीजें पढ़ रखी थी, तो बस ऐसे एक्सप्लेन करना चाहते थे कि ये भी एक अप्रोच है ना। तो अब थोड़ा सा सोचिए कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हुई क्या, ठीक है। तो पहले हमने क्या किया, पहले हमने ये मैक्स हीप में बेसिकली के एलिमेंट्स वाला जो ऑपरेशन किया, इसका कितना लगता है, इसका लगता है n इंटू लॉग के लगता है, ठीक है, क्योंकि के इसमें एलिमेंट्स का मेंटेन कर रहे हैं हम लोग हीप में, और n एलिमेंट्स को हम लोगों ने इटरेट किया, n रोज पे बेसिकली इटरेट किया है, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका n log k हो जाएगा, ठीक है, ये तो एकदम सही बात है ना। तो ये पूरा ऑपरेशन करने का आपका n log k हो गया, ठीक है। उसके बाद आपने क्या किया, फाइनली ये जो हीप है, हीप का साइज कितना है, k है, क्योंकि उसमें 3 एलिमेंट है, 3 एलिमेंट को बेसिकली एक एक करके आप रिमूव कर रहे हो, k एलिमेंट्स को बेसिकली एक एक करके रिमूव कर रहे हो। तो रिमूव का कितना टाइम लगता है, log k लगता है, और अगर k टाइम आपने किया होगा तो k log k हो गया होगा आपका। तो टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपकी क्या होगी, n log m, ये तो पहला वाला था जो हमने बेसिकली बाइनरी सर्च का यूज करके बिल्ड किया था, ठीक है, ये एक हो गया। उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने वो बेसिकली मैक्स ही बिल्ड किया है, तो n log k हो गया, और प्लस k log k, प्लस k log k। तो इसकी ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, n log, ये m और k मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो m इंटू k प्लस k log k, तो ये आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी, है ना। इसमें जो फैक्टर्स हैं थोड़े से ये देखिए, यहां भी ये mk पे डिपेंडेंट है, जो हमने पहली अप्रोच लिखी थी वो mn पे डिपेंडेंट थी। तो अगर k जो है आपका बहुत 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 स्मॉल है n से, तो आपकी यहां पे देखिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी सी बेहतर हुई है ना। तो इसीलिए ये अप्रोच गिवन कि k जो है n से बहुत 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 छोटा है, बहुत कम रोज हमें ढूंढने, बहुत कम वीकेस्ट रोज ढूंढने हैं हमें n रोज में से, तो हाँ ये अप्रोच हमारी थोड़ी सी एफिशिएंट है। लेकिन अगर आप बेसिकली आपका k लगभग n के बराबर रहता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि n log m इंटू n हो जाएगा, फिर प्लस ये भी n log n हो जाएगा, है ना। तो वहां पे उतना ज्यादा फायदा नहीं होगा। लेकिन k अगर n से बहुत 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 छोटा है, तो ये अप्रोच आप बेसिकली अपने इंटरव्यू से डिस्कस कर सकते हो कि हाँ हीप का हम लोगों ने भैया से बहुत सारी प्लेलिस्ट में पढ़ा है, तो ये वाला चीज भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। के का बात आता है तो हीप जरूर यूज होता है, के स्मॉलेस्ट का बात आता है तो मैक्स हीप यूज होता है, ठीक है ना। तो चलिए अब इतना आप लोग समझ गए, तो हमें कुछ नहीं करना, वहां पे जाना है और इस चीज को बहुत जल्दी से कोड कर देंगे। तो हमें क्या करना है, ये बाइनरी सर्च जो भी ये सब सारे फंक्शन सेम रहेंगे, ये रो डिटेल्स वो हमारा वो डेटा स्ट्रक्चर था जो बेसिकली सोल्जर्स विद इंडेक्स वो काउंट मेंटेन कर रहा था, ठीक है ना।
हमें अब इसे सॉर्ट करने की जरूरत नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, इसको कमेंट कर देता हूं एंड इंस्टेड हम लोग अपना मैक्स हीप बनाएंगे। ठीक है, तो मैं एक बार अपने आप को साइड कर देता हूं और यहाँ पे अपना मैक्स हीप बनाना हम शुरू करते हैं। तो बेसिकली प्रायोरिटी क्यू, और बेसिकली इसमें भी हम 2 एलिमेंट पास करेंगे, जो भी हमारा रो डिटेल्स का एक एलिमेंट था, है ना। तो आपको हमने बताया था जब भी आपको हीप बनाना होता है तो पहले डिसाइड करिए कौन सा हीप होगा, मैक्स होगा कि मिन होगा। इस केस में मैक्स होगा। दूसरा चीज जो होता है बेसिकली हीप के एलिमेंट को डिजाइन करना, और इसमें हमें क्या चाहिए, देखिए हमें मैक्स हीप किसके बेसिस बनाना है, देखिए सोल्जर्स के बेसिस बनाना है। लेकिन अगर सोल्जर्स का काउंट सेम है तो हमें क्या चाहिए, बेसिकली जो बड़ा इंडेक्स है वो ऊपर रहे हमारे मैक्स हीप में, ये हम चाहते हैं। ठीक है ना। तो चलिए अपने मैक्स हीप को बनाते हैं। तो पी क्यू इज इक्वल टू न्यू प्रायोरिटी क्यू, है ना। और इसके बाद बेसिकली मान लीजिए कि आपको 2 एलिमेंट दे रखा है, तो 2 एलिमेंट के हिसाब से आपका मैक्स हीप कैसा होगा वो आपको बताना है। ठीक है, तो हमने क्या किया था अपने एलिमेंट में, देखिए पहला हमारा जो चीज था वो सोल्जर्स था, ठीक है, और दूसरा हमारा जो था इंडेक्स था। तो अपने एलिमेंट को लिख देते हैं यहाँ पे, एक्चुअली हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है सोल्जर्स और इंडेक्स, ठीक है ना। तो बेसिकली हम कह रहे हैं कि अगर बेसिकली मेरे सोल्जर्स का काउंट सेम है, इफ ए ऑफ 0 इज इक्वल टू बी ऑफ 0, तो इसका मतलब क्या हुआ, हमें बेसिकली बड़ा वाला इंडेक्स चाहिए ऊपर, है ना। तो हम लोग इसको लिख देंगे रिटर्न बी ऑफ 1 माइनस ए ऑफ 1, है ना। तो बेसिकली जो बड़ा इंडेक्स है वो हमारा ऊपर आ जाएगा। ठीक है, अदरवाइज सिंपली बस ये कर दो भाई कि जो हमारे सोल्जर्स का काउंट था अगर वो दोनों सेम है तो इसको हम लोग बेसिकली उसको मैक्स हीप में जो बड़ा सोल्जर है वो पहले हमारा ऊपर रहेगा, तो हम लोग कह देंगे बी ऑफ 0 माइनस ए ऑफ 0। ठीक है ना। इसके बारे में हम ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम लोगों ने हीप में इसको 1000 बार किया है, तो आप लोग हीप का प्लेलिस्ट और जो भी है पैटर्न्स में हीप के क्वेश्चंस कर रहे हैं उसको थोड़ा सा देखते रहिएगा। ठीक है ना। तो अब हमारा मैक्स हीप बन गया है जिसमें जो बड़ा सोल्जर्स होगा, सोल्जर्स का काउंट अगर बड़ा है तो वो ऊपर आएगा, वो ज्यादा ऊपर रहेगा हीप में, है ना। और अगर सोल्जर्स का काउंट सेम है तो बेसिकली जिसका बड़ा इंडेक्स है वो ऊपर आएगा। ठीक है ना। इस तरीके से आपका मैक्स हीप बन गया। ठीक है, अब ये हो गया है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, बेसिकली अब अपने हीप में ये जो हमारे एलिमेंट्स हैं इनको बेसिकली डालना है और कुछ बेसिस पे उनको रिमूव करना है। किस बेसिस पे, कि मान लीजिए पहले 3 को तो एक बार ऐड कर देते हैं, तो बेसिकली चलिए एक बार वो कर लेते हैं। सो बेसिकली फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन जो भी हमारा रो डिटेल्स था, रो डिटेल्स डॉट लेंथ एंड देन आई इज इक्वल टू आई प्लस 1। ठीक है ना। तो इसके हमारे 2-3 टेम्पलेट हमने डिस्कस किए थे। हम लोग पहले वो वाला कर लेते कि अगर पी क्यू बेसिकली एम्प्टी है, पी क्यू अगर एम्प्टी है तो हीप में क्या ऐड कर दो, हीप में ऐड कर दो न्यू इंट और बेसिकली रो डिटेल्स ऑफ आई का सोल्जर काउंट एंड रो डिटेल्स ऑफ आई उसका बेसिकली इंडेक्स, है ना, तो वो 1 पे बैठा होगा। ठीक है, तो हमने बेसिकली ये हमारे जब हीप एम्प्टी है तो पहला एलिमेंट हमने इसमें ऐड कर दिया और इसमें हम कह सकते हैं कि भाई कंटिन्यू कर ले। ठीक है, अगर बेसिकली एक और चीज हमने देखी थी कि अगर हीप का साइज जो है ना, अगर हीप का साइज जो है बेसिकली के से छोटा है तब भी हम ये काम कर सकते हैं सीधा, है ना, कि ये जो भी एलिमेंट आ रहा है तब पहले के एलिमेंट तो भर ले अपने हीप में, ये काम करते थे। तो ये दोनों हम लोगों ने कर लिया। ठीक है, तो इसको अगर आप चाहो तो ऐसे दोनों को कंबाइन भी कर सकते हो कि अगर जब भी हीप का साइज एम्प्टी है या फिर हीप का साइज के से छोटा है तो ये काम कर लो। ठीक है, तो आपको ये कंडीशन लिखने की, रिडंडेंट कोड लिखने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, अब आता है हमारा हीप से रिमूवल वाला केस और फिर एडिशन वाला केस, है ना। उसका मतलब ये हुआ कि मान लो कि आपके पास कोई एक एलिमेंट आ रहा है, ठीक है ना, तो उसमें हम लोग ऐसे सोल्जर्स का काउंट निकाल लेंगे। तो सोल्जर्स का काउंट क्या हो जाएगा, रो ऑफ डिटेल्स ऑफ आई एंड 0। ठीक है, और उसका इंडेक्स में निकाल लेंगे तो आई डी एक्स हो जाएगा हमारा रो ऑफ डिटेल्स ऑफ आई एंड 1। ठीक है, तो अब हमें क्या देखना है, देख भाई कि भाई जो हमारा सोल्जर है, इफ माई सोल्जर जो अभी हमारा करंट सोल्जर है, ठीक है, अगर ये बंदा बेसिकली लेस देन है जो हमारा हीप के ऊपर बैठा हुआ है, ठीक है, मैक्स हीप के ऊपर बैठा हुआ है ना, तो अगर उससे छोटा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि उस मैक्स वाले को निकालो और छोटे वाले को डालो क्योंकि हमें के वीकेस्ट रोज चाहिए। ठीक है ना, तो मैं कह रहा हूं कि बेसिकली अगर ये बेसिकली पी क्यू डॉट पीक और इसमें जो एलिमेंट है उसमें जो सोल्जर का काउंट है, अगर ऐसा है तो बेसिकली क्या कर दो, हीप से रिमूव कर दो, है ना, और बस ये एलिमेंट को ऐड कर दो जो भी है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको ऐड कर दो और यहाँ पे बेसिकली कंटिन्यू कर दो। ठीक है, अगर सोल्जर का काउंट जो है बेसिकली हीप के टॉप से, है ना, हीप के टॉप पे जो सोल्जर्स बैठा है उसके बराबर है ना, तो हमने देखा था एक केस जहाँ पे सोल्जर्स के काउंट सेम थे, है ना, जो अभी हमारा नया एक आ रहा है उसमें सोल्जर्स और मैक्स हीप पे जो सोल्जर्स बैठे हैं दोनों का काउंट सेम है, लेकिन इसका इंडेक्स, है ना, जो ये वाला इंडेक्स है
अगर ये इंडेक्स उससे छोटा है तो भाई उसको निकालिए, ठीक है ना। तो कहने का मतलब हुआ कि इफ आई डी एक्स इज लेस देन पी क्यू डॉट पीक ऑफ 1, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी बनती है जगह, इसका सोल्जर का काउंट बराबर है, जो मैक्स हीप में सबसे मैक्स वाला बैठा हुआ है उसके बराबर है, सही बात है, लेकिन इसका जो इंडेक्स है उससे छोटा है। तो इसका मतलब है कि ये हमारा वो के स्मॉलेस्ट का पार्ट होना चाहिए था, ना कि वो टॉप वाला जो हीप पे बैठा हुआ है, ठीक है ना। तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, हीप से बेसिकली रिमूव करेंगे और फिर क्या करेंगे, इसी एलिमेंट को वापस से ऐड कर देंगे, ठीक है, इसी को वापस से ऐड कर देंगे यहाँ पे, है ना। और फिर इसको बेसिकली हम लोग कंटिन्यू कर देंगे और बाकी केस में बस इसको चलने देंगे, ठीक है ना। तो इसको बेसिकली इसको भी थोड़ा सा आप और रिफैक्टर कर सकते थे। एक केस आपका ये हो गया और लगा के फिर आपका एक ये केस हो गया, दोनों में आप लोग सेम चीज ही कर रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है ना। तो इसके बाद क्या हुआ होगा, इसके बाद हम लोगों के बेसिकली के वीकेस्ट रोज हमारे वो मैक्स हीप में बैठ गए होंगे, है ना। तो अब हम लोग क्या करना, हमको रिजल्ट बेसिकली बनाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये रिजल्ट ऑफ आई में बेसिकली जो भी आपका ये हीप है ना, तो हीप से बेसिकली इंडेक्स निकालना है हमें, ठीक है। तो हम लोग बोलेंगे मैक्स हीप, सॉरी नॉट मैक्स हीप पर पी क्यू डॉट रिमूव, है ना, और उसका बेसिकली 1, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका रिजल्ट में ऐड करता जाएगा, के आपको चाहिए थे, लेकिन आपको पता है कि जब मैक्स हीप से आप लोग रिमूव कर रहे थे तो आपको मैक्स वाला दे रहा था, है ना, मैक्स वाला दे रहा था। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे बेसिकली इसको थोड़ा सा अपडेट कर सकते हैं। तो लिख दूंगा के माइनस आई माइनस 1, है ना, रिवर्स में, है ना। तो बेसिकली इस तरीके से कर सकते हो या फिर ऐसा भी कर सकते हो, फॉर आई इज इक्वल टू के एंड देन आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड देन आई इज इक्वल टू आई माइनस 1, है ना। तो के बेसिकली के नहीं, के माइनस 1, है ना। तो बेसिकली एंड से मैक्स हीप वाला निकाले, वो पहला जो एलिमेंट निकलेगा वो सबसे हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट सोल्जर होगा उन के वीकेस्ट में, है ना। तो उसका इंडेक्स हम लोगों को एंड में असाइन करना चाहिए, फिर उसके बाद नेक्स्ट वीकेस्ट मिलेगा, फिर नेक्स्ट वो मिलेगा, है ना। तो बेसिकली धीरे धीरे हमें और वीक मिलते जाएंगे, फिर हमें लास्ट में सबसे वीक मिलेगा और उसको हम लोग रिजल्ट ऑफ 0 में असाइन कर देंगे, ठीक है। तो अभी नहीं समझ में आएगा कोई बात नहीं, ड्राई रन करेंगे तो आपको दिखाएंगे, ठीक है ना। ये हो गया और उसके बाद आपको यहाँ पे रिजल्ट रिटर्न कर देना है। चलिए अब इसको चला के देखते हैं एक बार, लेट्स होप दिस वर्क्स। एंड ये हमें रॉन्ग आंसर दे रहा है, गुड, 302 आ रहा है आउटपुट, एक्सपेक्टेड था 203। तो हम लोगों ने मैक्स हीप बनाया था, ये सही है, सोल्जर्स का काउंट अगर सही है तो इंडेक्स के हिसाब से उसे मैक्स वाले इंडेक्स को ऊपर रख दो, नहीं तो मैक्स वाले सोल्जर काउंट को ऊपर रख दो, ये तो सही है ना। उसके बाद हमने हीप में ये ऐड किया है, अगर जो नया सोल्जर आया है उसका काउंट अगर ऊपर वाले हीप में जो सोल्जर है उसके काउंट से छोटा है ना, उसके काउंट से छोटा है तो हाँ भाई इस सोल्जर की जगह बनती है। तो हीप में जो बैठा हुआ है बड़ा वाला उसको बाहर निकालिए और इसको ऐड कर दीजिए करंट वाले को, है ना। सिमिलरली अगर सोल्जर का काउंट ऊपर हीप वाले से बराबर है और इंडेक्स जो है बेसिकली उससे छोटा है तो हाँ इसकी जगह बनती है, तो हीप में से रिमूव करिए और फिर इसको ऐड कर दीजिए, ठीक है, सही चल रहा है। अब रिजल्ट के की बात आई तो यहाँ पे हम लोगों ने मैक्स हीप से रिमूव किया जो पहला एलिमेंट, उसको हमने कहाँ डाला है, के अच्छा ये वापस अपने यहाँ पे ये आपका आई हो जाएगा ना, है ना। तो बेसिकली आपका आई हो जाएगा। क्या हुआ, क्या किया था हमने, बस यहाँ पे बेसिकली ये जो k माइनस 1 है ना, तो रिजल्ट ऑफ आई, तो लास्ट वाले में पहले हीप में मैक्स हीप में जो निकलेगा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट उनके वीकेस्ट में वो पहले हमारा k माइनस 1 इंडेक्स में असाइन किया, फिर k माइनस 2 में नेक्स्ट स्ट्रॉन्गेस्ट नेक्स्ट वीकेस्ट, फिर k माइनस 2 में उसका नेक्स्ट वीकेस्ट, ऐसे, है ना। चलिए अब चला के देखते हैं, अब ये चल जाएगा और ये हमारा चल गया, बहुत बढ़िया। अब इसको सबमिट कर देते हैं, ठीक है। और फिर ये हमारा सारे सॉल्यूशंस को काफ़ी अच्छा हमारा कोड चला, 90.69% सॉल्यूशंस को बीट भी किया इसने, ठीक है ना। तो चलिए इसको अभी ड्राई रन कर लेते हैं तो थोड़ा सा और दिमाग में बैठेगा। तो ये डेटा स्ट्रक्चर हमने बनाया था ऊपर, तो इसके ये तो हमने ऑलरेडी इसको ड्राई रन किया हुआ है, तो इस पर और कुछ नहीं करेंगे। यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है। अब ये हमारा ये बैठा हुआ है, ठीक है ना। अब इसको हम लोगों ने सॉर्ट नहीं किया है, अब हम लोग एक हीप बनाने का कोशिश कर रहे हैं, तो हीप पे आते हैं। तो ठीक है, तो हीप पे आए तो हम लोगों ने देखा कि हीप का साइज अभी एम्प्टी है क्या, हाँ भाई एम्प्टी है, तो फिर ठीक है, इसमें बस जो भी एलिमेंट आपके पास आया था वो ऐड कर दीजिए। तो हमने हीप में ऐड कर दिया और फिर हमारा आई जो है, पहले आई यहाँ से शुरू किया था, अब आई यहाँ पे दूसरे पे पहुँचेगा, ठीक है। और ये भी अभी हीप का साइज के से छोटा है, K3, हाँ ठीक है, तो भाई इसको ऐड कर दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर आगे चलो 1-2 आया, 1-2 पे देखेंगे कि हाँ भाई अभी भी हीप का साइज के से छोटा है, हीप का साइज 2 है, के हमारे पास 3 दिया था, अभी इसको भी ऐड कर दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर यहाँ पे आगे आइए, ठीक है। अब इंटरेस्टिंग चीज़ आई, अब यहाँ पे हमारे पास जो सोल्जर्स का काउंट है जो 2 है ना, और हीप में क्या बैठा है, हीप में बेसिकली जो सबसे मैक्स हीप है, मैक्स हीप में सबसे ऊपर कौन बैठा होगा, जिसका सबसे मैक्सिमम सोल्जर्स का काउंट है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 बैठा हुआ है, ये जो 2 है बेसिकली उस 4 से छोटा है। देखिए यहाँ पे सोल जो हमारे पास आया
सोल क्या था ये 2 है ना, और ऊपर हीप में क्या था ये 4, मैक्स हीप ऊपर 0 इंडेक्स पे 4, 2 4 से छोटा है, हाँ छोटा है, तो इसको रिमूव करिए, इसको रिमूव करिए, और फिर ये जो 2 3 है इसको ऐड कर दीजिए, तो 2 3 वाला हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। ठीक है, देखिए रिमूव किया था और ऐड कर दिया था, कंटिन्यू किया। फिर हम लोग आगे बढ़े, अभी हमारे पास क्या आया 5 4 आया। ठीक है ना, तो 5 4 पे हमने देखा कि यार ये 5 जो है ना, ये बेसिकली इसमें जो मैक्स हीप में जो सबसे बड़ा है 2 है ना, और इसका इंडेक्स 3, हाँ तो ये 2 3 सबसे ऊपर बैठा होगा। ये 5 जो है इस 2 से छोटा है क्या? नहीं भाई, नहीं छोटा है ना। या फिर बेसिकली यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे सोल्जर्स जो है जो हीप में ऊपर बैठा है उसके बराबर है क्या? नहीं भाई, यहाँ पे 2 है, तो इसको हम कुछ नहीं करेंगे, आई मेरा आगे बढ़ जाएगा और फाइनली आपके पास ये आंसर रह जाएगा। ठीक है ना, अब आपको अपना रिजल्ट बिल्ड करना है। ठीक है, तो रिजल्ट में आपने क्या किया, आपने बेसिकली एक रिजल्ट क्रिएट किया 3 साइज का। ठीक है, तो इनिशियली 0 0 और 0 ऐसे क्रिएट हो गया। फिर हमने क्या किया, बेसिकली हमारे पास मैक्स हीप है तो अपनी मैक्स हीप लिख देते हैं यहाँ पे। फिर हमने क्या किया, इसमें से एलिमिनेट करिए, तो रिमूव करिए, तो हमने क्या किया, सबसे मैक्सिमम वाला रिमूव किया, तो ये रिमूव होगा। देखिए ऑलरेडी यहाँ पे 2 सोल्जर्स था, लेकिन इसका इंडेक्स ज्यादा बड़ा है, तो मेरा मैक्स हीप वैसे बिल्ड किया था, तो ये वाला पहले रिमूव होगा। इसको रिमूव किए, 2 3 को है ना, 2 3 को रिमूव किया और उसका इंडेक्स जो है बेसिकली k-1 पे असाइन कर दिए, तो ये जो 3 है बेसिकली ये यहाँ पे असाइन हो जाएगा, और इसको हम लोग बेसिकली यहाँ से रिमूव कर देंगे। ठीक है, फिर आई मेरा बेसिकली कहाँ पे पहुंचेगा, k-2 पे पहुंचेगा, मतलब 1 पे पहुंचेगा है ना। आई बेसिकली आपका शुरू किया था कहाँ से, 2 से, उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे पहुंचेगा है ना। यहाँ पे पहुंचेगा तो हम लोग वापस से एलिमिनेट करेंगे, तो देखिए इस सोल्जर काउंट ज़्यादा है तो ये वाला पहले एलिमिनेट होगा, इसका इंडेक्स 0 जो है वो असाइन हो जाएगा कहाँ पे, आई पे, तो वो तो 0 ही है यहाँ पे, तो कोई बात नहीं। फिर आगे बढ़ेंगे, फिर इसको एलिमिनेट करेंगे, इसको रिमूव करेंगे, तो हमारे पास ये आ जाएगा, इसका इंडेक्स क्या था 2, और 2 हम यहाँ पे असाइन कर देंगे, और 203 मेरा आंसर आ रहा है। और देखिए मैच कर लीजिए, ड्राई रन किए थे तो इसमें 203 आंसर था। ठीक है ना, तो ये अप्रोच बस हम आपसे एक बार डिस्कस करना चाहते थे, क्योंकि हम लोगों ने हीप के बारे में काफ़ी चीज़ें पढ़ी है, तो आपसे ये प्रॉब्लम बन जाना चाहिए काफ़ी आसानी से। और अगर नहीं बनाए तो थोड़ा सा हीप को और रिवाइज करिए, उसको और समझिए, इन चीज़ों के बारे में हम लोगों ने अच्छे से चर्चा कर रखी है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। चलिए आज का दूसरा सवाल शुरू करते हैं। प्रॉब्लम का नाम है रैंडम पिक विथ वेट एंड प्रॉब्लम नंबर है 528 ऑन लीड कोड। एक मीडियम लेवल का प्रॉब्लम, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। ठीक है, तो प्रॉब्लम से कह रहा है कि यू आर गिवन अ 0 indexed array of positive integers w, where w of I describes the weight of the ith index. You need to implement a function pick index which randomly picks an index in the range 0 to w dot length -1 inclusive and returns it. The probability of picking an index I is w of I by sum of w. ठीक है, इसके बारे में समझाएंगे। थोड़ा सा प्रॉब्लम सुनने में कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन मैं इसको आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं, उसके बाद फिर आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। नहीं बनेगा तो मेरे साथ देखिएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर वेट जो है आपको 1 और 3 दे रखा है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग इंडेक्स 0 इज 1 by 1 plus 3 which is 25%, and the probability of index 1 is 3 by 1 plus 3 which is 75%। ठीक है ना, तो और ज्यादा नहीं सोचते हैं, यहाँ पे बस एक बार थोड़ा बहुत चीजें देख लेते हैं। यहाँ पे एक सॉल्यूशन क्लास हमें इंप्लीमेंट करनी है, यहाँ पे उसका कंस्ट्रक्टर है, यहाँ पे W जो है एक वेट्स एरे हमको दे रखा है, और बेसिकली लीड कोड का जज क्या कर रहा है, बार बार ये पिक इंडेक्स फंक्शन कॉल कर रहा है और आंसर्स को वैलिडेट कर रहा है। ठीक है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, चलिए आ जाइए यहाँ पे थोड़ा सा इसको थोड़ा सा डीप में जाके समझते हैं, और फिर इसको आप लोग कम से कम कोड करने का खुद से कोशिश करिएगा। बहुत ही मजेदार प्रॉब्लम है। ठीक है ना, तो ये क्या कह रहा है कि बेसिकली यहाँ पे मान लीजिए कि ये आपको एक एरे दे रखी थी। ठीक है ना, एरे थी बेसिकली 1 और 3, और बेसिकली सोल्यूशन यहाँ पर कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, फिर पिक इंडेक्स पिक इंडेक्स पिक इंडेक्स पिक इंडेक्स और पिक इंडेक्स कितनी बार कॉल हुआ है, 1 2 3 4 और 5 बार ये कॉल हुआ है। ठीक है ना, तो अब समझिए इसके बारे में कि क्या हो रहा है, उसको थोड़ा सा देखते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कि यहाँ पे सोल्यूशन जो है वो आप लोगों ने इस वेट्स के साथ कॉल किया, तो आपके वेट्स क्या है, 1 और 3 है। ठीक है, तो एक वेट हो गया आपका 1 और एक वेट हो गया आपका 3, तो इसका इंडेक्स भी अब मार्क कर देते हैं 0 और ये 1। ठीक है, ये है वेट्स है ना, तो ये वेट जो है आपका W of 0 ये 1 है, और W of 1 क्या है आपका 3 है। ठीक है, ये आपको गिवन। अभी क्या है ना, ये इसकी इस इंडेक्स की पिक होने की प्रोबेबिलिटी के बारे में बात हो रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग इंडेक्स 0 ये क्या होगा, बेसिकली इसका जो वेट है W of 0 है ना, एंड देन डिवाइड बाय द सम ऑफ वेट्स। ठीक है, तो W of 0 क्या है 1, सम ऑफ वेट्स क्या है 1 plus 3 विच इज 4 है ना, तो ये 25% हो गया। 25% चांस होना चाहिए इसको 1 को पिक करने का, सॉरी ये 0 इंडेक्स को पिक करने का। दूसरा इंडेक्स क्या हो गया P of 1। ठीक है, तो P of 1 उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा पिक करने का, इंडेक्स 1 को बेसिकली W by 1 एंड डिवाइड बाय सम ऑफ वेट्स। ठीक है, तो W of 1 कितना है 3, सम ऑफ वेट्स कितना है 4 है ना, तो ये कितना हो गया आपका 75%।
तो बेसिकली अगर मैं 4 बार पिक इंडेक्स फंक्शन कॉल करता हूं, ठीक है, 4 बार पिक इंडेक्स फंक्शन कॉल करता हूं, तो उसमें क्या होना चाहिए, एक बार बेसिकली 0 वाला इंडेक्स मेरा आंसर आना चाहिए और 3 बार मेरा बेसिकली 1 1 और 1 आना चाहिए। ठीक है, ये बेसिकली आपका सवाल बोल रहा है कि बेसिकली जितनी बार पिक इंडेक्स कॉल हो रहा होगा, आपको ये मेक श्योर करना है, आपको ये मेक श्योर करना है कि इस केस में अगर 4 बार पिक इंडेक्स कॉल हो रहा होगा तो 0 एक बार आना चाहिए और 1 जो है 3 बार आना चाहिए। अगर मान लीजिए 12 बार पिक इंडेक्स फंक्शन कॉल हो रहा होता, ठीक है, इस वेट्स के लिए 12 बार पिक इंडेक्स फंक्शन कॉल हो रहा होता, तो आपका 0 कितनी बार आता और वह ये 1 इंडेक्स कितनी बार आता, है ना। 0 आपका आता 3 बार, है ना, और 1 आपका कितनी बार आता 9 बार, है ना। तभी तो बेसिकली आप कह सकते हो कि हाँ यार 3 बार पिक हुआ है, 9 बार पिक हुआ है, तो मतलब इसका बेसिकली कितना, जो 25% प्रोबा चांसेस था इसको पिक करने का, हाँ भाई सही है, और इसको पिक करने का चांस कितना है, 75% है। टोटल कितने पिक्स किए हमने, 12 बार पिक किए, तो 3/12 आपको 25 देगा, 9/12 आपको 75 देगा। ठीक है, तो थोड़ा सा लग रहा होगा कॉम्प्लिकेटेड है क्वेश्चन, पर इसको थोड़ा सा ना रियल लाइफ एग्जांपल से सोचिए। ठीक है, एक रियल लाइफ एग्जांपल को बना के सोचिए तो आपको बहुत आसान लगेगा। हम आपको समझाते हैं थोड़ा सा, तो हम शुरू करते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि बंगाल में इलेक्शन चल रहे हैं। ठीक है, यहाँ बंगाल है और बंगाल में बेसिकली इलेक्शंस चल रहा है। ठीक है, बंगाल में इलेक्शन चल रहा है। ठीक है, मान लीजिए कि बीजेपी को मान लीजिए 20 वोट मिला है। ठीक है, 100 वोट्स है टोटल, 100 वोट्स हैं और बीजेपी को 20 वोट मिला है। सिमिलरली जो एक और पार्टी है टीएमसी, उसको कितना वोट मिला है, उसको 80 वोट मिला है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास कितना वोट हो गया, टोटल वोट आपके पास 100 वोट हो गया, है ना, टोटल आपके पास 100 वोट हो गया। अब क्या हुआ, अब कोई ऐसे ही उठता है और बोलता है कि मान ले कि भाई वो जो वोट्स है ना, उसमें से कोई भी एक रैंडम वोट उठा। ठीक है, रैंडम वोट उठा और उस वोट में किसका नाम होगा। ठीक है, कोई भी एक रैंडम वोट उठाइए और उस वोट में किसका नाम होना चाहिए, है ना। तो अगर मैं ऐसे रैंडम करके 100 वोट उठाता अलग अलग, है ना, तो यहां इस वोट में बीजेपी का नाम हो, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, इसका प्रोबेबिलिटी 20% होना चाहिए, है ना। इसमें टीएमसी, ये वोट जो है टीएमसी को बिलोंग करता है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी 80% होगी या फिर 0.8 होगी, ऐसा आप कह सकते हो। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं 100 बार ऐसे रैंडम पिक्स करता, R1 R2 R3 ऐसे करके मैं करता, तो उसमें क्या होता, बेसिकली 20 बार जो है बीजेपी का नाम आता। अगर ट्रू रैंडम वे में आप लोगों ने उसको अपनी कोडिंग सही से लिखी है और सही से एक्चुअली सही से वोटिंग हुई है, सही से इलेक्शंस हुआ है, ऐसा फेयर हुआ है, तो 20 बार बेसिकली बीजेपी का नाम होता। अगर 100 रैंडमली हम हर बार रैंडम एक वोट उठाते, है ना, तो उसमें 100 बार उठाते तो 20 बार बीजेपी का नाम होता और उसमें बेसिकली 80 बार जो है टीएमसी का नाम होता, है ना। अब सोचिए कैसे हो सकता है, कैसे किया जाए इस चीज को, है ना। तो हम लोग क्या कर सकते थे, हम लोग ऐसा सोचे कि यार ठीक है, मतलब कुछ इतना समझ में तो नहीं आ रहा है, लेकिन हमको एक रैंडम फंक्शन के बारे में पता है ना, रैंडम फंक्शन के बारे में पता है। रैंडम फंक्शन क्या कहता है, रैंडम फंक्शन ये कहता है कि भाई मैं तेरे को ना 0 से 1 के बीच में एक कोई वैल्यू रिटर्न करके दे दूंगा। ठीक है, 0 से 1 के बीच में कोई भी रैंडम मस्त एक फ्लोट वैल्यू, डबल वैल्यू, ऐसा कुछ तेरे को रिटर्न करके दे दूंगा जो मस्त डेसिमल वैल्यू भी है। ठीक है, वो एकदम रैंडम है, वो आपको उसमें से कोई भी वैल्यू दे सकता है। हमें क्या चाहिए, हमें एक ऐसी फुटपट्टी चाहिए। ठीक है, एक फुटपट्टी चाहिए ऐसी, है ना। और इस फुटपट्टी में कैसा होना चाहिए भाई कि इसमें जो है ना, ये जो है कि ये बीजेपी का जो 20 वोट है ना, और ये टीएमसी का कुछ ऐसा 80 कुछ होना चाहिए, है ना। और फिर ये वोट का जो स्केल क्या है, इस वोट का पूरा जो साइज है वो कितना है, वो 100 है ना। तो अगर ऐसा कुछ कर दें कि भाई ये निकाल के दिया वैल्यू, मान लीजिए 0.5 दिया है। ठीक है, रैंडम वैल्यू आपका 0.5 मल्टीप्लाई बाय 100 करें तो क्या होगा, 50 आएगा। 50 कहाँ लाई कर रहा है, 50 एक्चुअली इसमें लाई कर रहा है ना। तो ये अगर नंबर लाइन जैसा कुछ होता तो ये मान लीजिए ये आपका 0 होता, या आपका 20 होता, और फिर ये आपका बाकी जो 21 से 100 हो गया, है ना। 0 से 20 और फिर यहाँ से 21 से 100 टीएमसी को बिलोंग करता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि 50 बेसिकली यहाँ पे जाके कहीं आएगा और 50 किसको बिलोंग कर रहा है, ये टीएमसी को बिलोंग कर रहा है। तो हाँ भाई बढ़िया है, टीएमसी आ रहा है मेरे पास। एक और रैंडम कोई वैल्यू ले लेते हैं, तो रैंडम वैल्यू मान लीजिए इस बार आ गया मेरे पास 0.7 आ गया। ठीक है, 0.7 और मल्टीप्लाई बाय 100 तो कितना हो जाएगा, बेसिकली 70 हो जाएगा। और 70 कहाँ पे लाई कर रहा है, 70 बेसिकली कहीं यहाँ पे लाई कर रहा होगा। हाँ ठीक है, फिर से टीएमसी को पिक कर लिए। तो देख रहे हैं ये फुटपट्टी वाला जो काम है ना, जहाँ पे बेसिकली ऐसा कुछ हमको बनाना पड़ेगा, मतलब हमको कुछ ऐसा चीज चाहिए,
है ना, जहां पे 20 जो वैल्यू हो वो हम बीजेपी को दें और उसमें जो है 80 वैल्यू जो है वो हम टीएमसी को दें, है ना। और फिर बेसिकली रैंडम वाला जो भी है, तो रैंडम वाला जो ये फंक्शन है वो हमको देता है कुछ रैंडम वैल्यू, और हम ये फुटपट्टी पे जाके मांगे कि भाई हम कहां गिरे, हम टीएमसी में गिरे हैं कि बीजेपी में गिरे हैं, है ना। तो मतलब आप ऐसे भी कर सकते थे यार कि मतलब ऐसा कुछ कर लीजिए कि यार ये 1 जो है ये बीजेपी को साइन कर दिया, 2 जो है मान लीजिए टीएमसी को साइन कर दिया, और फिर 3 जो है ये भी टीएमसी को साइन कर दिया, ये टी है ये भी टीएमसी को साइन कर दिया, 4 ये 5 जो है ये भी टीएमसी को साइन कर दिया, फिर ये B6 जो है ये बीजेपी को साइन कर दिया, है ना। ऐसे करके 5 में से 1 बीजेपी को दे दो और फिर 4 टीएमसी को दे दो। तो ऐसा ऐसा होता है, आप ऐसा कुछ अरेंजमेंट बना सकते हैं, बी टी 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 बी टी 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 फिर बी टी 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 टी, और ऐसा करके आप 100 बार इसको लिख सकते थे। और हाँ, फिर मतलब ये 100 वाला जो भी वैल्यू है, और मैं अगर रैंडम फंक्शन कॉल करता वो कुछ भी वैल्यू देता, मान लो 0.7 दिया इस केस में, तो 70 वाला कौन सा लेटर है, 70 वाला जो लेटर है वो हमको बता देता कि हाँ यार बीजेपी पिक हुआ है कि टीएमसी पिक हुआ है। लेकिन जो चीज़ है सबसे बढ़िया, कि हर बार जो है जो प्रोबेबिलिटी जो है, हम जो एल्गोरिथम बनाए कि अगर मेरा रैंडम फंक्शन ट्रू है, कि अगर जो मेरा रैंडम फंक्शन ट्रू है, मतलब एकदम सही से एकदम रैंडम वैल्यू दे रहा है, और अगर मेरे पास ऐसा अरेंजमेंट हो जहां पे बी और टी जो है सही से 20 और 80 में बटे हुए हो, तो टोटल कितने हो जाएंगे यहाँ पे 100 हो जाएंगे, 100 सीटें हो जाएगी, है ना, 100 सीटें हो जाएगी। और ये रैंडम के हिसाब से हम बेसिकली एक सीट पिक करें, और बेसिकली वो सही में 20% चांस होगा कि बीजेपी पिक होगा, या फिर 80% चांस होगा कि टीएमसी पिक होगा। समझ गए इस चीज को। तो मतलब ऐसा अरेंजमेंट हमको चाहिए और थोड़ा एफिशिएंट चाहिए, मतलब ये बीटीटी बनाते बनाते तो भाई थोड़ा मेहनत लग जाएगा, है ना। तो हमने क्या सोचा, इसको ऐसा कर सकते हो, मतलब बी जो है ना, बीजेपी 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 वाले इनको साथ में जोड़ लो 20 लगातार, और फिर टी जो है लगातार 80 80 ये 80 बना दो, तो आपके पास ये पहले 20 जो हो गए ये बीजेपी हो गया, और बाकी जो 80 हो गए ये टीएमसी हो गया। भैया लेकिन कैसे पता चलेगा, ये नंबर लाइन में कैसे पता चलेगा? अरे हो गया ना भाई, यहां से जो है 1 से 20 सीटें जो होगी ये बीजेपी की होंगी, और यहां से जो है 21 से 100 तक ये टीएमसी की हो जाएंगी। अब आपके पास टोटल सीट कितनी है? टोटल सीट आपके पास 100 है ना। रैंडम वैल्यू के हिसाब से आपने कोई मैथ तो रैंडम किया और उसने बेसिकली आपको दे दिया 0.4 दे दिया, है ना। 0.4 को आपने 100 से मल्टीप्लाई किया तो आपको क्या आ गया, 40 आ गया। 40 कहां लाई कर रहा है? 40 यहां पे लाई कर रहा है, और 40 यहां पे लाई कर रहा है, तो ये किसका फुटपट्टी है? ये सीट किनके हैं? ये बेसिकली टीएमसी का है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ऐसी फुटपट्टी बन जाए, मेरी ऐसी फुटपट्टी बन जाए तो मेरा काम हो जाएगा, है ना। अब मान लीजिए कि एक और पार्टी आ जाता है, कांग्रेस आ जाता है, ठीक है, कुछ वोट कांग्रेस, कुछ सीटें कांग्रेस को भी दे देते, मान लीजिए कांग्रेस को 10 सीटें दे दी, तो इसका मतलब ये हुआ कि 20 सीट जो है बीजेपी को मिला, 80 सीट जो है मेरा ये टीएमसी को मिला, और 10 सीट जो है मेरा कांग्रेस को मिला, है ना। और इसको थोड़ा सा ध्यान से सोचिए, तो बेसिकली बीजेपी का जो है 1 से 20 तक सीट उसका है, 21 से लेकर 100 तक कांग्रेस का है, सॉरी टीएमसी का है, और 101 से जो बेसिकली मेरा 110 तक है ये मेरा कांग्रेस का है ना। अब रैंडम वैल्यू आपको क्या देता है? रैंडम वैल्यू मान लीजिए आपको देता है 0.7, आप किससे मल्टीप्लाई करेगा? आप टोटल से मल्टीप्लाई करेगा 1 1 10 से, ये आपको कितना दे देगा? ये आपको दे देगा 77। 77 कहाँ लाई करेगा? 21 से 100 के बीच में कहीं 77 लाई कर रहा होगा। एकदम यूनिफॉर्म, एकदम सही चीज कर रहे हैं आप लोग, है ना, कि ये स्केल जो है, ये स्केल आपका यूनिफॉर्म मेजर कर रहा है, और रैंडम जो है अगर वो ट्रू है तो आपको एकदम सही वैल्यू देगा। ठीक है, एक और एग्जांपल देते हैं छोटा सा, क्योंकि इसको समझना बहुत जरूरी है। मान लीजिए कि आपके क्लास में 2 ग्रुप बन जाते हैं, ठीक है, ऐसा हाउस बनाते थे ना, एक लाल हाउस एक पीला हाउस, वैसा करके अलग अलग हाउस है, ठीक है। एक हाउस में मान लीजिए 4 बच्चा है, ठीक है, और एक हाउस में बेसिकली मान लीजिए कि 10 बच्चा है, ठीक है। ये रेड हाउस हो गया और ये आपका येलो हाउस हो गया, है ना। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हम जाएं उस क्लास में और रैंडमली एक बच्चा को पिक करें, है ना। तो मतलब हम कर क्या रहे हैं? हम 14 बच्चा में से एक रैंडम स्टूडेंट को पिक कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या चांसेस होंगे कि वो बच्चा बेसिकली येलो हाउस का हो? उसका प्रोबेबिलिटी होगा 10/14, है ना, ये होगा। और वो रेड हाउस का, उसका क्या प्रोबेबिलिटी होगा? 4/14, ठीक है। आपको क्या चाहिए? जब आप गए उस क्लासरूम में, आपको एक रैंडम चीज चाहिए, ठीक है, आपको एक रैंडम चीज चाहिए। वो कहां से आ रहा है? वो रैंडम से आ रहा है, वो आ रहा है रैंडम से, ठीक है।
और फिर हम क्या बोले कि हाँ ठीक है यार, ये बच्चा लोगों को ना 4 वाला जो है, पहले आगे का 4 जो रेड हाउस का बच्चा था ना उसको एकदम लगा दिया लाइन से 4, फिर आगे का जो 10 बच्चा है उसको लगा दिए उसके बाद रेड के बाद। तो इसका मतलब ये होगा कि पहला 4 बच्चा जो है वो बेसिकली रेड हाउस को बिलोंग करता है, और बेसिकली 5 से लेके 14 तक जो बच्चा है वो येलो हाउस को बिलोंग करता है ना। अब आप आए, रैंडम फंक्शन कॉल किए, 14 लोगों पे जो भी आपका रैंडम वैल्यू आया, जो कि बेसिकली 0 से 1 के बीच में वैल्यू देता है आप एकदम बढ़िया से, आप वो वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए, 0.5 मान लीजिए का आया रैंडम से, तो आप लोगों का ये हो गया 7 हो गया। फिर 7 पे बेसिकली देखे कि स्टार्टिंग से देखे 1 2 3 4 5 6 7 7 यहाँ पे आया, तो 7वां बच्चा क्या था? 7वां बच्चा येलो था। और अगर ये रैंडम फंक्शन हमेशा ट्रू है, आप हमेशा एकदम फेयर वे में बच्चा को चूज करते हैं नंबर्स वाइज, है ना, रैंडम वैल्यू तो उसका सही में आता है, तो इसका मतलब ट्रू में ऐसा होगा कि हाँ यार ये जो है हमारे फुटपट्टी इतना सही बनाए हैं कि हाँ इसी प्रोबेबिलिटी में अपना बच्चा को पिक करेंगे। ठीक है, तो इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो अब आपको ये इंट्यूशन काफी केवल दिए थे, अब हमें इस चीज को सॉल्व करना है कि इसको सॉल्व किया कैसे जाए। क्या कर रहे हैं ना हम लोग, देखिए यहाँ पे जो अब ये रेड येलो वाला कर लेते हैं, ठीक है, बहुत पॉलिटिक्स हो गया। तो बेसिकली मान लीजिए कि 4 बच्चा जो है रेड का है, येलो वाला जो है 10 बच्चा है, मान लीजिए ब्लू का जो है वो बेसिकली आपका 5 बच्चा है। ठीक है, तो ये रेड वाला कहां से हो जाएगा? ये 1 से 4 तक हो जाएगा, है ना। और ये येलो वाला कहां से हो जाएगा? येलो वाला बेसिकली 5 से लेके ये हो जाएगा 5 से लेके 14 तक, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है, और ये कहां से हो जाएगा? ब्लू बेसिकली आपका हो जाएगा 15 से लेके 15 16 17 18 19 तक। ठीक है ना, ये हो गया आपका ब्लू वाला। अच्छा, तो बेसिकली हमें क्या चाहिए? हमें बेसिकली ये चाहिए कि ये रेड वाला जो है, ठीक है ना, ये रेड वाला जो है ये बेसिकली 4 से या 4 से छोटे जो भी हैं वो वैल्यूज आती है तो रेड वाला हम पिक कर लेंगे। अगर कुछ वैल्यू 4 से ज्यादा आती है और 14 तक रहती है तो हम ये येलो वाला पिक कर लेंगे, है ना। सिमिलरली 14 से कुछ वैल्यू बड़ा होती है और 19 तक रहती है उसके बीच में, तो हम ये ब्लू वाला पिक कर लेंगे। ठीक है, तो बस हमको कुछ नहीं करना है, अब हमको बस यहाँ पे एक सर्च करना है। क्या सर्च करना है वो आपको समझाते हैं। ठीक है, हमको ये वैल्यूज भी चाहिए, ठीक है, कि स्टार्टिंग से लेके 4 तक, 4 के बराबर तक, है ना, हमारा रेड होना चाहिए था। ठीक है, उसके बाद 14 तक 4 से ऊपर और 14 तक जो भी है हमको येलो पिक करना चाहिए था। और फिर ब्लू कहां से होना चाहिए? 14 से ऊपर से लेके 19 तक हमें बेसिकली ब्लू पिक करना चाहिए था। ठीक है, तो ऐसा हमें कोई डेटा स्ट्रक्चर चाहिए, है ना। फिर हमने क्या किया? मान लीजिए एक रैंडम हमने फंक्शन कॉल किया, ठीक है, उसने क्या दे दिया? कुछ भी दे दिया, मान लो 0.6 दे दिया। ठीक है, टोटल कितने बच्चे हैं इसमें? टोटल बेसिकली 19 बच्चे हैं, 4 10 और 5 19 बच्चे हैं, है ना। तो 19 मल्टीप्लाई बाय 0.6 आपको क्या देगा? 11.4 देगा। ठीक है, हमने क्या बोला था कि 4 और 4 से नीचे वाले रेड हैं, 14 और 14 से नीचे वाले, लेकिन 4 से बड़े वो क्या है आपके? वो है आपके बेसिकली क्या था? येलो था ना, वो येलो था, है ना। और 14 से बड़े और 19 तक जो है वो बेसिकली आपके ब्लू है। तो हम यहाँ पे चले, यहाँ पे देखें, है ना, हम बोले कि 11.4 जो है ये बेसिकली इस वैल्यू से छोटा है क्या? नहीं, ये 4 से बड़ा है, तो मतलब इस पे तो नहीं आएगा, तो आगे बढ़े। 11.4 जो है 14 से छोटा है क्या? बोलेगा हाँ भाई, इससे छोटा है, या फिर उसके बराबर है क्या? बोलेगा हाँ भाई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमने इंडेक्स पिक किया है ये कौन सा का है? ये येलो का है। तो इस केस में हम 1 इंडेक्स रिटर्न कर देंगे। मान लीजिए कि रैंडम आपको दिया था कुछ, रैंडम आपका आया 0.9 आया, है ना। तो 19 मल्टीप्लाई बाय 0.9 आपको क्या देगा? वो आपको देगा 17.1 देगा। ठीक है, अब 17.1 के लिए सोचिए, ठीक है, कि हमने क्या बोला था कि भाई 4 और 4 से नीचे वाले जो हैं उसके लिए बेसिकली क्या होगा? उसके लिए बेसिकली हमारा होगा रेड पिक करेंगे। 14 के लिए हमें क्या? 14 और फिर बेसिकली 14 और 14 से नीचे लेकिन 4 से बड़े, उनके लिए हम रेड पिक करेंगे, येलो पिक करेंगे। और 19 से छोटे लेकिन 14 से बड़े, उनके लिए हम क्या क्लिक करेंगे? ब्लू पिक करेंगे। तो सेम थिंग 17.1 हमारा जो है वो वैल्यू आया है, क्योंकि हमें एकदम सही वैल्यू दे रहा है, हमें इस फुटपट्टी में बचाना है एकदम सही से। तो बोलेंगे 17.1 तुम 4 से छोटे हो उसके बराबर हो गया? नहीं भाई, तो इसको नहीं पिक करेंगे, यहाँ पे आएंगे। 17.1 तुम 14 से छोटे हो उसके बराबर हो गया? नहीं भाई, तो इसको नहीं पिक करेंगे। यहाँ पे आए 17.1 तुम 19 से छोटे हो उसके बराबर हो गया? हाँ भाई है, तो इसको हम पिक करेंगे। तो इस बेस केस में हम इंडेक्स 2 को पिक करेंगे। ये आपका हो गया बेसिकली कि ये इसमें से हमें इंडेक्स पिक करने का सही स्ट्रैटेजी जो है वो हमको मिल गया है। रैंडम और वेट्स के हिसाब से हम उसको पिक कर रहे हैं, क्योंकि ये फुटपट्टी जो हम बनाए हैं ना 0 से लेके 4 तक, फिर 4 से थोड़ा सा बड़ा उससे लेके 14 तक, फिर 14 से थोड़ा सा बड़ा लेके 19 तक,
ये फुटपट्टी मेरा और रैंडम जो मेरा सही में सच्चा फंक्शन है, ये हमको एकदम सही हाउस को पिक करने में हेल्प कर रहा है, सही इंडेक्स को पिक करने में हेल्प कर रहा है और उसी वेट्स के हिसाब से पिक करने में हेल्प कर रहा है। तो ये डेटा स्ट्रक्चर हमको चाहिए, ये डेटा स्ट्रक्चर हमको चाहिए। और ये क्या होता है, ये बेसिकली एक सम करने का तरीका होता है, इसका एक पैटर्न भी है जो हम आगे जाके पढ़ेंगे, पर ये वाला तो काफ़ी सिंपल ही था, है ना, इसको बनाना तो बहुत ही सिंपल था, तो इसमें ज़्यादा सोचिए मत, ठीक है। ये स्ट्रक्चर चाहिए हमको, है ना। इसको प्रीफिक्स सम भी कहा जाता है, तो बाद में हम लोग करेंगे चर्चा, पर ये आप लोग को थोड़ा सा बस एकदम बेसिक वाला प्रीफिक्स सम है अभी, है ना। तो चलिए अब इस वाले अप्रोच को हम लोग कोड करना शुरू करते हैं। तो आ जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। और हमको क्या चाहिए, हमको एक ये वेट्स तो दे रखा था, हमें बेसिकली एक प्रीफिक्स सम्स करके एक एरे चाहिए, ठीक है, ये चाहिए। और चलिए पहले इसको एक बार लिख लेते हैं, तो बोलेंगे पी सम्स इज इक्वल टू न्यू इंट, और इसका साइज क्या होना चाहिए, जितना डब्ल्यू का साइज है, ठीक है ना। तो अभी हमें प्रीफिक्स सम्स ये वाला चीज को बिल्ड करना है। तो मान लीजिए आपको दिया था 4 और 10 और 5 दिया था, है ना। आपका पी सम्स क्या होना चाहिए था, 4, फिर उसके बाद 14 और फिर उसके बाद 5 उसमें ऐड कर दिए तो 19, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है इसमें जो पहला एलिमेंट है उसमें तो हमने सीधा सीधा डाल दिया 4। देख लेते हैं कि W का लेंथ कितना दे रखा है, W का लेंथ 0 भी हो सकता है क्या, W का लेंथ एटलीस्ट 1 तो दे रखा है ना। तो हम लोग ऐसा सीधा सीधा लिख सकते हैं कि भाई पहला वाला तो जो पी सम का वैल्यू है वो तो सीधा 4 ही लिख दो, तो लिख देंगे पी सम्स ऑफ 0 इज इक्वल टू W ऑफ 0, ठीक है। अब यहाँ पे जो ये वैल्यू है ये क्या है, ये W ऑफ सेम इंडेक्स प्लस ये प्रीवियस वाला प्रीफिक्स। देखिए यहाँ पे 19 पे क्या हो रहा है ना, 19 पे क्या हो रहा है, बेसिकली ये 5 और जो प्रीवियस प्रीफिक्स सम था पी सम्स में जो प्रीवियस वैल्यू था, ठीक है। तो इसको लिख लेते हैं। तो कह रहे हैं क्या कि फॉर इंट आई इज इक्वल टू 1, आई इज लेस देन W डॉट लेंथ एंड देन आई इज इक्वल टू आई प्लस 1, ठीक है। और हमें क्या करना है, हम तो बेसिकली पी सम्स बिल्ड कर रहे हैं, तो पी सम्स ऑफ आई इज इक्वल टू पी सम्स ऑफ आई माइनस 1 प्लस W ऑफ आई, ठीक है। तो इससे बेसिकली आपका ये 4, 14 और 19 आ जाएगा, ठीक है। तो आपका पी सम्स बिल्ड हो गया। अब बेसिकली बात करते हैं पिक इंडेक्स की, ठीक है। पिक इंडेक्स के लिए हमें क्या चाहिए था, हमें बेसिकली एक तो टोटल वैल्यू भी चाहिए, है ना। टोटल वैल्यू क्या है, टोटल वैल्यू तो आपका इसलिए लास्ट में ही स्टोर हो ही रहा है, तो वहाँ से आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो टोटल हमें चाहिए, एक हमें रैंडम वैल्यू चाहिए, तो हम लोग एक रैंडम वैल्यू भी रख लेते हैं। तो डबल रैंड इज इक्वल टू मैथ डॉट रैंडम, ये आपको एक फ्लोट वैल्यू देता है ना। ये फ्लोट वैल्यू आपको कहाँ से कहाँ तक देता है, ये बेसिकली 0 से लेके 1 तक देता है। 1 से बेसिकली 1 इंक्लूसिव नहीं होता है, 0 से लेके 0.9999 ऐसा कुछ दे सकता है मैक्स, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें बेसिकली अब यहाँ पे ये 4, 14 और 19 हमारे पास आ गया, है ना। हमने रैंडम वैल्यू भी निकाल लिया, हमें अब बेसिकली अपना टारगेट देखना है। टारगेट क्या है मेरा, टारगेट याद करिए कि जो भी रैंडम वैल्यू आया आपके पास मल्टीप्लाई बाय दिस टोटल। देखिए यहाँ पे किए थे ना आप लोग, यहाँ पे जो अपने डायग्राम में आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो आपके पास 0.9 आया था, तो इसको आप लोग टोटल से मल्टीप्लाई किए थे, ठीक है। तो वो हम लोग कर लेते हैं यहाँ पे भी। तो हम लोग बोले कि जो मेरा टारगेट है वो बेसिकली है रैंड मल्टीप्लाई बाय पी सम्स ऑफ द लास्ट वैल्यू, पी सम्स डॉट लेंथ माइनस 1, क्योंकि वहाँ पे मेरा टोटल बैठा हुआ होगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हम बेसिकली ये 4, 14 और 19 में जो हमारी वो एक स्ट्रिप बनी हुई है जिसमें 4 बैठा है रेड का, 10 बैठा है येलो का और 19 बैठा है और 5 बैठा है मेरा किसका, ब्लू का। तो उसके हिसाब से हमें बताना है कि ये टारगेट कहाँ पे लाई करेगा, ठीक है। तो हम लोग चलो उसको करते हैं। तो बोलेंगे फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन पी सम्स डॉट लेंथ एंड देन आई इज इक्वल टू आई प्लस 1, ठीक है। तो हमने बोला कि अगर मेरा जो टारगेट है, ठीक है, ये जो टारगेट हमने बनाया है, जैसे हमने क्या बनाया था 17.1 बनाया था, इसके लिए हमारे को ये 19 रिटर्न करना चाहिए था। तो क्या हो रहा है कि 17.1 जो है 19 से छोटा है फिर उसके बराबर है। तो हम कह रहे हैं कि अगर टारगेट जो है मेरा इफ इट इज लेस देन इक्वल टू पी सम्स ऑफ आई, तो इस केस में हम लोग क्या रिटर्न कर देंगे, इस केस में हम लोग बेसिकली ये इंडेक्स रिटर्न कर देंगे आई, क्योंकि हमें वो पहला इंडेक्स मिल गया जहाँ पे टारगेट जो है छोटा है उसके बराबर है। तो इस केस में हम लोगों ने ये 2 इंडेक्स रिटर्न कर दिया, ठीक है। अदरवाइज अगर यहाँ पे हम कभी बाहर आए, क्योंकि बाहर हम कभी नहीं आएंगे, है ना, क्योंकि कम से कम 0.99 ऐसा कुछ वैल्यू दे रहा होगा, और 0.99 मल्टीप्लाई बाय 19 आप करिएगा तो कुछ भी 18.999 ऐसा कुछ वैल्यू आ रहा होगा, हमेशा वो 19 से तो छोटा ही होगा,
है ना। तो एनीवेज इन द वर्स्ट केस हम लोग यहाँ पे रिटर्न कुछ कर देते हैं, मान लीजिए -1 या फिर 0 कुछ रिटर्न कर दिए, क्योंकि यहाँ पे कभी पहुँचेगा ही। ठीक है, चलिए इसको चला के देखते हैं एक बार। और ये हमारा चल रहा है, ठीक है, इसको सबमिट कर देते हैं और ये हमारा चल गया। बहुत ही कम सॉल्यूशंस को बीट किया है, पर ये हमारा चल गया है। ठीक है, तो ये तो हम लोगों ने डीबग कर लिया था 4, 14 और 19। हम लोग क्या करेंगे, एग्जांपल ले लेते हैं और ये पिक इंडेक्स वाला फंक्शन एक बार देखते हैं कि क्या दे रहा है। ठीक है, क्या वो सही में हमें 70.1 के लिए 19 दे रहा है कि नहीं दे रहा। तो हमने क्या किया, रैंडम वैल्यू कैलकुलेट की, तो मान लिया 0.7 एक बार ले लेते हैं। ठीक है, 19 मल्टीप्लाई बाय 7 कितना होता है, 19 मल्टीप्लाई बाय 7 होता है आपका 13.3। ठीक है, तो हमने क्या बोला, चलो यहाँ पे देखें, यहाँ पे चले पहले इंडेक्स के लिए ये मेरा प्रीफिक्स सम्स ऐसा बिल्ड किया हुआ है, आई यहाँ पे है। क्या जो टारगेट है मेरा 13.3 ये 4 से छोटा है उसके बराबर है क्या, नहीं भाई, तो आई को हमने आगे बढ़ाया। फिर हमने देखा कि 13.3 जो है ये 14 से छोटा है उसके बराबर है क्या, हाँ भाई। इसका मतलब ये हुआ कि इस इंडेक्स को हमें पिक करना है, तो यहाँ पे हम लोग 1 इंडेक्स यहाँ पे रिटर्न कर रहे हैं, जो कि सही हो रहा है। ठीक है ना, तो काफ़ी मज़ेदार प्रॉब्लम था, तो बहुत बढ़िया चीज़, मस्त प्रॉब्लम है ये। थोड़ा सा आपको अतरंगी सा लग रहा होगा कि ये सवाल में भैया ये चीज़ कैसे हो रहा है, लेकिन हाँ, इस तरीके के प्रॉब्लम्स थोड़ा सा रिसर्च करके थोड़ा प्रॉब्लम सॉल्विंग के हिसाब से आता है और बहुत मज़ेदार ये प्रॉब्लम होते हैं। ठीक है ना, तो इसके टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने एक बस ये कंस्ट्रक्टर एक बार कॉल हुआ होगा, तो एक कॉल के लिए हमने ये एक प्रीफिक्स सम्स का एक वो एरे बिल्ड किया और इसमें एक लीनियरली हमने ये चलाया है। ठीक है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे ये हो जाएगी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे लीनियर हो जाएगी, क्योंकि हमने प्रीफिक्स सम्स का एक एरे बिल्ड किया है। ठीक है, क्रिएट किया है। अब यहाँ पे पिक इंडेक्स फंक्शन की बात करते हैं, इसके एक 1 कॉल की बात करते हैं। ठीक है, 1 कॉल की बात करते हैं। 1 कॉल में बेसिकली पूरे पी सम्स में हमने इटरेट किया, तो ये बेसिकली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपकी लीनियर रहेगी। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे हमने कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ नहीं किया, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, मान लेते हैं कि हम ये फंक्शन जो है कम से कम m बार कॉल हो रहा होता। ठीक है, हमने आपको बताया है कि जब भी क्लास वाला चीज़ जब आपको इंप्लीमेंट करने को दिया होता है, तो ऐसे फंक्शंस के लिए एक कॉल के लिए बात कर लिए और मल्टीपल कॉल्स के लिए बात करिए। ठीक है, तो जब m कॉल हो रहा होगा तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपकी हो जाएगी m × n और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आपकी कॉन्स्टेंट ही रहेगी। ठीक है, तो ये हो गया आपका पूरा एक अप्रोच, तो कम से कम आपने इसको सॉल्व कर दिया। अभी थोड़ी सी बात करते हैं। ठीक है, हमने क्या किया, ये जो 4, 14 और 19 है, ठीक है, 4, 14 और 19 है, इसको थोड़ा सा लिखते हैं। ठीक है ना, हम लोग क्या कर रहे हैं कि ये 4, 14 और 19 जो मेरे पास बना था, 4, 14 और 19, ठीक है, इसमें हम लोग के पास आया एक 13.3 करके एक टारगेट वैल्यू आया, है ना। उसके लिए हमने 14 चूज किया, है ना, मतलब पहला वो वैल्यू चूज किया जो बेसिकली 13.3 से बड़ा है फिर उसके बराबर है, करेक्ट। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए, ये एरे कुछ ऐसा दिख रहा है, हम ढूंढ रहे हैं, कुछ सर्च वाला काम कर रहे हैं, हम कुछ सर्च वाला काम कर रहे हैं, है ना। ये जो एरे हमको दिख रहा है ये सॉर्टेड लग रहा है क्या आपको, है भाई, लग रहा है क्या सॉर्टेड? अरे प्रीफिक्स सम बिल्ड कर रहे हो, हर बार एक एलिमेंट अगर आगे एक मान लो एक करके और होता है और उसका ग्रीन हाउस होता और उसको बिल्ड किया तो यहाँ पे 20 हो जाता, तो हाँ भाई हमेशा ये एरे तो सॉर्टेड ही होगा ना, प्रीफिक्स सम वाला जो भी हम लोग एरे बिल्ड करते हैं सॉर्टेड ही होगा। इसमें हम लोग कर रहे हैं एक सर्च, है ना, सर्च के हिसाब से ये जो 4 है ये 13.3 से छोटा है, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता, तो हमारा इसको फॉल्स मार्क कर दीजिए। 14 जो है इससे बड़ा है, तो हाँ भाई ये हमारा ट्रू हो जाएगा। 19 जो है ये भी इससे बड़ा है, तो हाँ ये बड़ा है उसके बराबर है, हाँ तो ये भी ट्रू हो जाएगा, है ना। तो हम लोग क्या ढूंढ रहे हैं, हम लोग ये फर्स्ट ट्रू ढूंढ रहे हैं, हम लोग इसमें फर्स्ट ट्रू ढूंढ रहे हैं। सॉर्टेड एरे दे रखा है, सर्च करना है, इससे ज़्यादा आपको और कोई हिंट दे सकते हैं नहीं ना। तो यहाँ पे आपका क्या लग जाएगा, बाइनरी सर्च लग जाएगा, यहाँ पे आपका बाइनरी सर्च लग जाएगा, ठीक है। और हमें क्या करना है, हम कन्वर्ट करना है किसके टुवर्ड्स, फर्स्ट ट्रू के टुवर्ड्स। याद करिए आपका प्रॉब्लम फर्स्ट बैड वर्जन एक पढ़ाए थे आपको, जिसमें हम लोग फर्स्ट फॉल्स के टुवर्ड्स कन्वर्ट कर रहे थे। यहाँ पे आप लोग ऐसे कर लिए, फॉल्स को ट्रू लिख दीजिए, इसको फॉल्स लिख दीजिए, इसको फॉल्स लिख दीजिए। यहाँ पे हम लोग इस फर्स्ट फॉल्स के टुवर्ड्स कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो अब इसको लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास 4, 14 और 19 है, उसको लिख लेते हैं। तो 4, 14 और 19, ठीक है। इसके इंडेक्सेस भी लिख देते हैं 0, 1 और 2, ठीक है। और हमें क्या पता है, हम लोग फिर बाइनरी सर्च करेंगे इसमें, तो इसको लिख देते हैं लो और हाई, और मान लीजिए 13.3 जो था उसके लिए हम देख रहे थे, ठीक है। कन्वर्ट करेंगे हम फर्स्ट उसके टुवर्ड्स, किसके टुवर्ड्स, फर्स्ट फॉल्स के टुवर्ड्स। तो ये हमारा मान लीजिए ट्रू है, ये फॉल्स है, और फर्स्ट फॉल्स के टुवर्ड्स कन्वर्ट करने में आता है, 1000 प्रॉब्लम्स कर लिए उसके ऊपर, ठीक है। तो इसका मिड क्या हो जाएगा, मिड इसका ये हो जाएगा 0 + 2/2, तो ये मिड आ जाएगा, है ना। 14 पे हम लोग देखेंगे कि भाई ये जो मेरा आंसर है, ये आंसर जो है 13.3 से बड़ा है, उसके बराबर है, हाँ भाई है।
तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें तो फर्स्ट फॉल्स चाहिए था, तो इसके आगे वाले जो भी है उसको हम लोग इग्नोर कर सकते हैं, है ना। लेकिन हमारे को क्या पता है इसके टुवर्ड्स हमें कन्वर्ज करना है। कन्वर्ज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं भाई, लो और हाई के बीच में अपने आंसर को तो रखते हैं और इसके पहले वाले आंसर्स को हम इग्नोर कर सकते हैं। तो हाई मेरा यहाँ आ जाएगा, ठीक है, लो आपका यहाँ रहेगा। इसको लिख देते हैं वापस से 4 14, ठीक है, इंडेक्स भी लिख देते हैं 0 0 1, लो आपका इधर, हाई आपका इधर, ठीक है। अब इसमें देखिए इस वाले डब्बे में, ठीक है, इस वाले डिब्बे में इसमें मिड कैलकुलेट किया तो मिड आपका यहाँ आ जाएगा, है ना। फिर हम लोग क्या देखें, ये जो 14 जो है बेसिकली 14 जो है 13.3 से छोटा है ना। तो अगर 4 जो है 13.3 से छोटा है या फिर टारगेट जो है बेसिकली इससे बड़ा है, तो बेसिकली इसके और इसके पहले वाले आंसर्स तो हो ही नहीं सकते। तो हम लोग क्या करेंगे, लो को बेसिकली मिड +1 कर देंगे, तो इनको पूरे को इग्नोर कर देंगे और ये बेसिकली आंसर के टुवर्ड्स कन्वर्ज कर जाएगा। तो यहाँ पे मेरे को ये 14 मिल गया, ठीक है ना। तो अब ये सब चीज़ें आपको आना चाहिए भाई प्लीज़, क्योंकि इस पे 1000 क्वेश्चन कर चुके हैं, कन्वर्ज कर रहे हैं। टेम्पलेट याद रखिए, क्या है टेम्पलेट, लो कन्वर्ज करते टाइम लो लेस देन हाई, है ना, और फिर लो और हाई के बीच में अपने आंसर को रखना है। और जब लो हाई के बराबर हो गया तो रिटर्न कर दो, लो रिटर्न कर दो या हाई रिटर्न कर दो, कुछ फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, ठीक है। आइए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो आ जाते हैं यहाँ पे और इसको सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, फंक्शन बना लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग कह देंगे कि कंस्ट्रक्टर के नीचे थोड़ा लिख दीजिए पब्लिक बाइनरी सर्च और इसमें हमें क्या चाहिए, ये प्रीफिक्स सम्स और एरे चाहिए, वो तो हम लोग ऊपर ऑलरेडी बनाए हैं, है ना। कुछ नहीं, बस लो अपना लो लिख लीजिए, अपना हाई लिख लीजिए। हाई हो जाएगा आपका पी सम्स डॉट लेंथ -1, फिर टेम्पलेट वाइल लो इज लेस देन हाई। तो हम अपना मिड कैलकुलेट करेंगे, मिड इज इक्वल टू लो प्लस हाई माइनस लो डिवाइड बाय 2। और क्या चाहिए था, हमें चाहिए था टारगेट हम किससे कैलकुलेट कर रहे थे, इससे कैलकुलेट कर रहे थे ना। तो ये कॉपी कर लेते हैं, इसको यहाँ पे रख देते हैं, कहाँ गया बाइनरी सर्च, यहाँ पे है ना। तो एक ही बार का कैलकुलेट करेंगे, बाइनरी सर्च यहाँ पे बाइनरी सर्च में लिख दिया और ये टारगेट पे हमें देखना है, ठीक है। तो टारगेट हमारा क्या था कि अगर ये जो टारगेट है, ठीक है, और या फिर जो भी हमारा वैल्यू है, वैल्यू क्या है हमारा पी सम्स ऑफ मिड, ठीक है, या फिर टारगेट आप ऐसा भी कह सकते हो कि अगर जो टारगेट है मेरा इफ इट इज लेस देन इक्वल टू पी सम्स ऑफ मिड, तो इसका मतलब क्या हुआ कि बेसिकली ये हमें आंसर मिल गया। या हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, याद करिए क्या बोलते थे, है ना, कि जब बेसिकली ये 14 पे ये 14 जो है आपका 13.3 से ये क्या है 13.3 से बड़ा है या फिर उसके बराबर है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा आंसर हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। यही करते थे आप लोग टाइप 2 वाला बाइनरी सर्च में, तो यही हमें करना है। तो हाई इज इक्वल टू मिड करना है इस केस में, ठीक है। तो आ जाइए, इफ इट इज द वैल्यू पी सम सेट मिड ग्रेटर देन इक्वल टारगेट, तो इस केस में हम लोग हाई इज इक्वल टू मिड कर देंगे, ठीक है। एल्स केस में मतलब वो 4 वाला जब हमको मिला तो क्या करें, 4 उसके पहले जो भी वैल्यूज इग्नोर कर दीजिए, है ना। तो उस केस में हम लोग कर देते हैं लो इज इक्वल टू मिड +1 और फाइनली कन्वर्ज कर गया होगा एक आंसर के टुवर्ड्स। तो या फिर यहाँ पे रिटर्न लो कर दीजिए, हाई कर दीजिए, ठीक है। तो ये हो गया। अब हमें क्या करना है, ये कैलकुलेशन अभी हमें यहाँ करने की ज़रूरत है नहीं और ये भी हमें ज़रूरत नहीं है ना। और एक्चुअली बस यहाँ पे हमें रिटर्न करना है बाइनरी सर्च है ना, रिटर्न बाइनरी सर्च, क्योंकि उसके पास पी सम्स भी है और वहीं पे हम लोग वो कैलकुलेशन भी कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको हटा दीजिए, बस हो गया। अब इसको चला के देखते हैं और ये हमारा चल रहा है, इसको सबमिट कर देते हैं और ये हमारा चल गया पहली बार में। 38% सोल्यूशन हमारे बीट कर रहा है। चलिए इस वाले को एक बार देखते हैं। तो ये हमारा क्या था, एक था हमारा एग्जाम्पल 5, फिर 14 और 19, नहीं 4 था, है ना, 4 10 और 19 ये हमारा था। मान लीजिए रैंडम आपका आया 0.6 मतलब 19 मल्टीप्लाई बाई 0.6 इज 11.4। यहाँ पे कर रहे हैं ना, लास्ट वैल्यू 19 मल्टीप्लाई बाई 0.6 रैंडम, तो 11.4 आपका टारगेट आ गया, ठीक है। अब आपको टारगेट को ढूंढना है। टारगेट के लिए आपको पता है कि लीनियर सर्च के हिसाब से इसका आंसर आना चाहिए था 14। आपको देखना कि बाइनरी सर्च के लिए आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो आपने क्या किया, यहाँ पे लो कर दिया, फिर आपने ये यहाँ पे हाई कर दिया और फिर यहाँ पे ये मिड कर दिया, ठीक है। 14 पे आपने देखा कि 14 जो है मेरा ये टारगेट से बड़ा है, उसके बराबर है। तो मतलब 14 मेरा आंसर हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। और टेम्पलेट 2 के हिसाब से क्या इनवेरिएंट हम लोग रखते थे, आंसर लो और हाई के बीच में अपना आंसर को रखते थे। तो हाई बेसिकली मेरा मिड के बराबर हो गया, जो कि हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, हाई इज इक्वल टू मिड।
ठीक है, फिर से हमने मिड कैलकुलेट किया तो मिड मेरा आएगा इस केस में यहाँ 0 इंडेक्स 1 इंडेक्स 0 + 1/2 तो 0। इसमें देखा हमने कि जो 4 है ना, ये बेसिकली इज इट ग्रेटर देन इक्वल टू टारगेट, इज इट ग्रेटर इक्वल टू टारगेट? नहीं भाई, टारगेट बड़ा नहीं। तो इस केस में हम लोगों ने लो को बेसिकली मिड +1 कर दिया, लो कन्वर्ज करके अपने आंसर के टुवर्ड्स, और वही हमने फाइनली यहाँ से रिटर्न कर दिया था इंडेक्स उसका। ठीक है, तो काफ़ी बढ़िया चीज़ कर दिया आप लोग यहाँ पे। पिक इंडेक्स के बारे में बहुत कॉल करें तो बेसिकली एक कॉल आपका कितना टाइम ले रहा है? log n ले रहा है, अगर n एलिमेंट्स है मेरे पास p सम्स में तो इसका मतलब अगर m कॉल्स होंगे तो ये कितना हो जाएगा? m log n हो जाएगा। ठीक है, यही डिफरेंस था बस, इसीलिए हमारा सोल्यूशन भी थोड़ा एफिशिएंट हो गया। ओके, तो ये हो गया आज का हमारा दूसरा सवाल। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसके बारे में समझिएगा, उस फुट पट्टी के हिसाब से समझिएगा, और ये समझिएगा कि रैंडम आपको हमेशा ट्रू वैल्यू रिटर्न करना। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ।